हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ बाकैतियाँ करने वाले हैं। जनरली काम के वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, है ना, कि ये चैप्टर वो चैप्टर, लेकिन आज थोड़ा अलग एक मुद्दे पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। बाकी देखिए, ऐसा है, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने इस तरह की खबरें टीवी में, अखबारों में देखी होंगी कि एक और जेई एस्पिरेंट ने कोटा में आत्महत्या कर ली। राजस्थान में एक और छात्र ने फांसी के फंदे से खुद को लटकाया। और पिछले कुछ दिनों में ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि चेन्नई से एक नीट एस्पिरेंट था जिसको लगा कि भाई उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उसने खुद का तो चलो उसने खुद तो आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके पिता को भी जब ये खबर मिलती है तो बच्चे का सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद पिता भी खुद को मार देते हैं। तो इस तरह की खबरें जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है देखने को मिल रही हैं। और जैसे जैसे देखो, आज के टाइम में प्रतियोगिता, कंपटीशन जितना ज़्यादा है, तो मुझे जो लगता है कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा बना दिया गया है। बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने भी बनाया है, कुछ सोसाइटी ने भी बनाया है, और जो कुछ बची कुची कसर है वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने बना दिया है। मतलब ये है कि आपका अगर ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होगा तो समझ लो कि फिर तुम्हारे जीवित रहने का तो फिर कोई मकसद ही नहीं है, जीवित रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे एक बहुत ही प्रेशर की जो लाइफ है वो जी रहे हैं यार। तो मुझे लगा कि यार इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा कोई काउंसलर तो मैं नहीं हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, लेकिन स्टिल मुझे जो लगता है कि ये जीवन हमें दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें ये जीवन दिया है। तो जिसने जीवन दिया है, जीवन लेने का हक भी उनके ही पास है। भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, तो अब हमारा जो लक्ष्य रहना चाहिए कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम सरवाइव करें, हम अपनी अंतिम सांस तक हम लड़ें और खुद को जीवित रखें। क्योंकि यही तो भाई पर्यावरण का नियम तो यही है यार, है ना। कोई भी किसी भी जानवर को आप देखते हैं तो वो अपनी आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश करता है। किसी जानवर को तो आपने नहीं देखा होगा ना कि किसने सुसाइड कर लिया हो, खुद को मार दिया हो, है ना। ऐसी तो सिचुएशन आपने नहीं देखी होगी। तो जब जानवर को भी मालूम है कि भाई हमें हर हाल में सरवाइव करना है, खतरा है तो खतरे से भागेंगे, सुरक्षित जगह जाएंगे, लेकिन बचे रहेंगे आखिरी सांस तक, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, है ना। तो उनको मालूम है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, है ना। दूसरा, एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसकी भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है कि भाई उसको उसको पता है कि मुझे जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए मुझे दूध चाहिए। जब उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा। उसको कहीं पर अगर चोट भी लग जाए कहीं पे, है ना, तो उसको तुम जैसे उसको दूध पिलाना शुरू करोगे वो बच्चा शांत हो जाएगा। उसको मालूम है कि बस अभी मेरे जीवन का लक्ष्य बस यही है कि दूध पीऊँ, बड़ा हो जाऊँ, है ना, और सर्वाइव करूँ, है ना। लेकिन जब हम अब बड़े हो जाते हैं तो भाई ये चीज़ हमारे अंदर क्यों आ जाती है यार कि चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, और अगर ये नहीं मिली तो भाई मैं खुद को मार दूंगा। ये भावना कहाँ से आ गई यार? ये चीज़ मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, जीवन दिया है ऊपर वाले ने, तो जीवन लेने का हक भी उनके ही पास है। किसी दिन अचानक से किसी कारण से अगर अपने आप ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो बात तो अलग है, लेकिन हम खुद को अपने आप तो नहीं मार सकते यार, है ना। अच्छा, कई बार कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ इस मोटिवेशनल लाइन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, और आप लोगों ने कई ऐसे टीचर से भी सुना होगा कि भाई तुम्हारे पास ना कोई भी प्लान बी, ऑप्शन बी होना ही नहीं चाहिए। प्लान ए पर एकदम फोकस्ड हो जाए, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा टाइम, सब कुछ जो है इस एक चीज पर ही आप लगा दो। क्या है? देर इज नो रीजन टू हैव अ प्लान बी बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लान ए। इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लान ए। भाई प्लान ए में डिस्ट्रैक्शन आएगी अगर तुम्हारे पास प्लान बी होगा तो। ऐसा आप लोगों ने कहीं टीचर से सुना होगा, कुछ मैंने भी यूट्यूबर से मैंने सुना है जो कहती है भाई प्लान बी तुम्हें रखना ही नहीं है, पूरा प्लान ए पर ही फोकस कर दो। अगर लिटरली अगर मेरे सामने कोई अगर बंदा इस तरह की कोई बात बोलेगा तो मैं तो अपनी गंदी वाली चप्पल उठा के उसको मारूंगा, सीरियसली।
भाई आप जब किसी एक ही चीज पर अपनी पूरी लाइफ एकदम दे देते हो और वो चीज अगर आपको हासिल ना हो पाए, वो चीज अगर आपको हासिल ना हो पाए, नहीं मिल पाई वो चीज भाई, किसी कारण से नहीं मिल पाई, रहेगी कुछ कमी, तो क्या आपका जीवन फिर व्यर्थ हो गया? क्या आपका जीवन फिर अब उसके बाद फिर आपके पास जीवन जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? इसलिए भाई मैंने कभी भी इस अप्रोच पर कभी भी विश्वास नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आप लोगों ने देखा भी है, जो बच्चे बहुत से जो सुसाइड करते हैं वो उन्होंने आईआईटी को, नीट को, उन्होंने अपना एक सपना बना दिया कि भाई जीवन अगर है तो सिर्फ इसमें ही है, अगर ये नहीं है तो फिर जीवन है ही नहीं। तो मुझे जो लगता है हमेशा हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, और प्लान बी नहीं है तो भाई मैं कह रहा हूँ प्लान बी के साथ सी भी होना चाहिए। भाई अगर एक चीज में अगर हम फेल हुए हैं तो कोई नहीं ना, एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा, हम इसमें मेहनत कर लेंगे, इसमें पास हो जाएंगे। अगर हम बी में फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम सी में पास हो जाएंगे ना, सी में तो हमें सक्सेस मिलेगी। मेरा मानना ये है कि हम अगर सिर्फ एक ही चीज पर ही अगर हम पूरा जीवन अगर अपना लगा देंगे, पूरा लाइफ सब कुछ हम टाइम पूरा एक ही चीज को दे देंगे, और अगर इनकेस अगर नहीं हो पाया तो यार फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा लगता है ना कि जीना अब बेकार है इसके बिना। वो आप लोगों ने कई बार देखा ना, बहुत से आशिक भी क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लड़की ने मना कर दिया या फिर लड़के ने मना कर दिया तो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे ही अपना जीवन मान लिया है, और जब उसने ठुकरा दिया तो उसके बाद फिर जीवन जीने का ना कोई फिर मकसद भी नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आशिकी में भी अब प्लान बी प्लान सी रखना शुरू कर दो, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ की अगर हम बात करें भाई, यहाँ आपके पास ये समझ लो कि अगर एक चीज़ अगर नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, ये सोच के साथ आपको रहना है यार कि कोई नहीं, दूसरी चीज़ में हम कामयाब हो जाएंगे। देखो मैं खुद की भी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लूज़र मैं भी रहा हूँ यार, है ना, फेलियर में भी बहुत बड़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत कामयाब हम रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था तो क्लास 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज आई थी यार, है ना, ठीक ठाक मेरे मार्क्स थे, 92 93 के आसपास मेरे मार्क्स थे, ठीक है। तो पूरी 10th क्लास ना मैंने हमेशा एक सपना देखा कि भाई मुझे बीटेक करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो भी कहाँ से बनना है, आईआईटी से भाई मेरे को बीटेक करनी है। ये पूरी क्लास 10th में मेरा सपना था। किसी से मैंने सुन लिया था कि हाँ आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, थी मेरे लोकेलिटी में किसी ने एक बात बोल रही थी कि आईआईटी बड़ी चीज़ है भाई, और एक्चुअल में बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे 10th पास करी तो भाई मैंने साइंस स्ट्रीम ले ली, साइंस मैंने ले लिया, 4 दिन 5 दिन मैंने पढ़ाई करी, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बट भाई ना इंटरेस्ट नहीं आया। 10th तक साइंस बढ़िया लग रही थी, बट 11th में पता नहीं कुछ चीज़ें कुछ कम भी समझ में आ रही थी और इतना इंटरेस्ट बन भी नहीं पा रहा था। तो भाई वहाँ पर मुझे लगा कि यार इस पे हम अपनी एनर्जी नहीं लगाते हैं। ये रियलाइजेशन मुझे मतलब बहुत जल्दी हो गया था कि मैं ये चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। शुरू में दूसरे के कहने पर तो मैंने चल भाई बोल दिया कि भाई मैं करूँगा, बट एक्चुअल में ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी यार, ठीक है। तो ये मैंने छोड़ा, फिर कॉमर्स मैंने लिया, कॉमर्स में मैं आया और कॉमर्स में अच्छा भी किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। 11th में भी मैं स्कूल में टॉपर रहा हूँ, 12th क्लास में मैं स्कूल टॉपर रहा, ठीक है। अखबार वगैरह में फ़ोटो भी आई, ठीक है। अब 12th में भी हालांकि मेरा ना एक सपना था फिर कि चल भाई ठीक है, साइंस नहीं हुई, साइंस के बेस्ट कॉलेज में नहीं गए तो कोई बात नहीं, कॉमर्स के बेस्ट कॉलेज में जाएंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में जाऊंगा भाई, ठीक है। और मेहनत करी, अच्छी मेहनत करी, मैथ्स में 100 आ गए, अकाउंट्स में 95 आ गए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी खराब थी, BST और इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस नहीं कर पाया, कुछ गाइडेंस की भी कमी रही, जिस वजह से मेरी ओवरऑल जो बेस्ट 4 में जो परसेंटेज है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई कि SRCC मुझे मिल जाए। कुछ बेस्ट 4 में मेरा 89 कुछ के आसपास कुछ बन रहा था, लेकिन यहाँ पे उस टाइम एडमिशन के लिए 94 या 95 के आसपास मांग रहे थे। तो यहाँ पर भी फिर जो है सपना क्या है, ये भी रह गया। देखो नहीं मिल पाया, है ना, बट ये नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन मेरा खत्म हो गया। कोई बात नहीं भाई, SRCC नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है, SRC नहीं मिला, ठीक है। SRCC भले ही ना मिला हो, हमें सत्यवती कॉलेज मिल गया भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का
सत्यवती कॉलेज बढ़िया कॉलेज मिला है ना। एसआरसीसी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ से मैंने बीकॉम करना स्टार्ट किया, बीकॉम ऑनर्स, यहाँ से मैंने बीकॉम करना स्टार्ट किया। अब बीकॉम में यहाँ पे स्टार्ट करिए भाई, कॉलेज गए तो कॉलेज की हवा लगी है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में तो चलो ठीक है, कॉलेज वालों ने कर दिया पास। सेकेंड सेमेस्टर में मैं कॉर्पोरेट लॉ नाम से एक सब्जेक्ट होता है उसमें फेल हो गया। कंप्यूटर नाम का एक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर भी भाई मैं फेल हो गया। कॉर्पोरेट लॉ में फेल हो गया, कंप्यूटर में फेल हो गया, ठीक है। सब दोस्त पास हैं, गिनती के जो 4-5 बंदे फेल जो हुए हैं उनमें मेरा भी नाम था यार, है ना। तो ये चीज़ भी भाई हमें देखने को मिली है। अब सेकेंड ईयर वगैरह में जब जाके जितनी बैक वगैरह थी वो सारी क्लियर करी हैं, ये सब हमने क्लियर किया है। बट यही है कि बाकी जो फर्स्ट ईयर की जो लाइफ थी ना कॉलेज में, जब मैं गया था तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, दूसरों से बात करनी नहीं आती थी। दूसरा फिर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी था कि यार हम तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से गए हैं, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हैं, जबकि साथ में सब गाड़ी वाले बंदे हैं, महंगी क्या बोलते हैं इसको, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। तो वो चीज़ भी रही है ना। तो फर्स्ट ईयर में फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि थोड़ा ना डिप्रेशन सा हुआ कि यार कॉलेज अब जाना ही नहीं है, ना किसी से बातचीत हो पाती, ना करनी आती है, तो सही सा नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के बाद मुझे लगा कि यार कॉलेज छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन ये है कि ऊपर वाला लाइफ में कुछ अच्छे लोग आपके आसपास जरूर भेजता है जो आपकी मदद करते हैं बुरे टाइम में। तो कुछ लोग मिले भाई जिन्होंने समझाया कि नहीं अनुराग ऐसी बात नहीं है, कॉलेज को कंटिन्यू करो, और जो चीज़ें आपके अंदर कमी है, जो कमी है आपके अंदर, उन कमियों के ऊपर काम करो, है ना। तो भाई कमियों के ऊपर काम किया। सेकेंड ईयर में जब मैं गया तो वहाँ पे समझ लो कि मैंने सेकेंड ईयर में मैंने एनएसएस डिपार्टमेंट से मैंने इलेक्शन मैंने लड़ा, वहाँ पे मैं सेक्रेटरी बना, ठीक है। थर्ड ईयर में मैं एनएसएस में मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जीता हूँ उधर, ठीक है। बाकी इसके अलावा आर्ट्स एंड कल्चर, डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स, इन सब सोसाइटीज़ में भाई मैंने काम किया। और जो कमी थी ना कि पर्सनालिटी में कि हाँ भाई आप दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, तो उसके ऊपर काफ़ी काम किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भाई मुझे देखने को भी मिली है यार। बाकी कॉलेज जब ओवर हुआ तो उसके बाद मास्टर्स के लिए मैंने DU से ही मैंने MCOM का एंट्रेंस होता है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स इसमें भी रहा करती हैं। तो जो पहला साल था एंट्रेंस भाई मेरा क्लियर नहीं हो पाया, पहला साल एंट्रेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। अगले साल दोबारा ट्राई किया, ठीक है। दूसरी बार सेकेंड टाइम में जाके मेरा यहाँ से एंट्रेंस मेरा क्लियर हो पाया, यहाँ तब जाके मुझे MCOM यहाँ से करने का मौका मिला है भाई, ठीक है। ये होती है। फिर उसके बाद समझ लो BEd भी करनी थी, टीचिंग फील्ड में आ चुके थे तो BEd करनी थी, तो अगेन DU से ट्राई किया। लिमिटेड सीट्स थी, ठीक है। पहली बार ट्राई किया भाई नहीं निकल पाया, दूसरे साल भी ट्राई किया, अगेन फेल, नहीं निकल पाया भाई, लूजर। तो भैया फिर DU से BEd नहीं कर पाए, ठीक है। फिर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपनी BEd मैंने कंप्लीट करी। फिर देखो BEd करने के बाद फिर एग्ज़ाम आपका रहता है CTET। अगर आपको टीचर बनना है गवर्नमेंट स्कूल्स में और आजकल तो प्राइवेट में भी, तो CTET एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। तो मैं हर बार इस एग्ज़ाम को भरता था, ठीक है। लगा लो मैंने 3 या 4 बार मैंने इस एग्ज़ाम को भरा, बट कभी पेपर देने ही नहीं गया। हमेशा डर लगा रहता था यार तैयारी नहीं है, पढ़ नहीं पाया, पता नहीं फेल हो जाऊंगा, पेपर देने ही नहीं गया। लेकिन हाँ फिर जब एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो मुझे लगा चला ठीक इस पर तैयारी करेंगे, तो फाइनली फिर जो है ये इसका पेपर 1 एंड पेपर 2 ये तब जाके मेरे ये क्लियर हो पाए हैं। तो भाई ये जो है फेलियर बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। बट इन फेलियर को इतना ज़्यादा दिल से कभी नहीं लगाया कि नहीं यार फेल हो गया तो जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऐसी चीज़ मैंने कभी भी नहीं सोची। बेस्ट में जाने की भाई कोशिश करी हमेशा, बट अगर वो चीज़ नहीं मिल पाई तो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस भी भाई मैंने नहीं मनाया, बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं मनाया। बीच में आए थे 1-2 पॉइंट ऐसे जब लगा कि यार मेरा जीना व्यर्थ है, जीने का ना कोई मकसद नहीं है, छोड़ देता हूँ लाइफ, चले जाते हैं दुनिया से, पिताजी के पास चलते हैं अपने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर फिर सोचा कि यार अगर इस तरह के कदम अगर मैं उठाऊंगा तो उसका जो प्रभाव है मेरे पीछे जो लोग रह गए हैं उन पर क्या पड़ने वाला है। तो ये एक हमेशा ऐसी चीज़ रही है जिसने हमेशा जीवन जीने के लिए मुझे मोटिवेट किया है। तो भाई
जो लोग साथ में मेरे पीछे हैं, मेरे माता, मेरे भाई, ठीक है, वो हैं, अब तो वाइफ है मेरी, बहुत प्यारी सी एक छोटी सी बिटिया है। तो ये भाई अब मेरे जीने का ये मकसद ये भी है कि यार इनके लिए भी मुझे जीवित रहना है यार, ठीक है। भगवान ने लाइफ दी है तो लेंगे भी भगवान ही, है ना। हिम्मत नहीं हारेंगे, लास्ट मोमेंट तक, आखिरी सांस तक भाई लड़ते रहेंगे। जीवन देखो एक गेम की तरह है ना यार, गेम। भगवान कह रहे कि ठीक है चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को, लास्ट तक जी कर दिखा दे, है ना। तो हमने कहा ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। भगवान जी चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप परेशानियाँ भेज दो। तो भगवान परेशानियाँ भी देते हैं जीवन में, ठीक है, परेशानियों से हम गुजरते हैं, बट भगवान अच्छी चीज़ें भी तो लाइफ में हमें दे रहे हैं ना, बहुत सारी, है ना। तो भगवान वो दयालु भी है यार, है ना। तो भाई मुझे जो लगता है गलत इस तरह के कदम कभी भी आप लोगों को नहीं उठाने हैं, ठीक है। आप जी रहे हो खुद के लिए, आपके पीछे जितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए। और यार लाइफ में ना आपको बहुत कुछ अभी देखना है, जीवन अभी देखा ही कहाँ है। अभी तो पूरी 11वीं 12वीं आप लोगों ने बस तैयारी करने में ही निकाल दी, जीवन जिया कहाँ अभी, जीवन जिया कहाँ है, ठीक है। मैंने भी अभी बहुत कुछ किया नहीं है भाई, मैंने भी अपने जीवन में भी बहुत कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ करना भी बाकी है, ठीक है ना। बाकी कुछ फोटो वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कॉलेज लाइफ कर रहा हूँ, स्कूल लाइफ का ये अनुराग चौहान है, बैक बेंचर में सबसे पीछे दीवार है भाई, ठीक है। एक ही बेंच पे हम 3 दोस्त बैठा करते थे, ठीक है। तो उसमें एक मैं हूँ भाई, बगल में मेरा दोस्त, उसकी फ़ोटो मैंने नहीं दिखाई, उसे नहाया नहीं था वो बंदा, तो इसलिए उसकी फ़ोटो मैंने काट रखी है। ये कॉलेज लाइफ में देखो, ये अनुराग जी हैं, लप्पू सा अनुराग, बोलना इसको आवे ना, झिंगूर सा लड़का है ना। तो ये अनुराग जी हो गए। फिर ये कभी मतलब ये है ना कि एक दिन हमें लगा चला एक दिन फ़ोटो खिंचवाएंगे फेसबुक के लिए, तो ये फ़ोटो हमने खिंचवाई थी, उस दिन नहा के मैं आया था बढ़िया से, ठीक है। ओके, और ये फिर क्या बोलते हैं, कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर जब हो चुका था तो सेकंड ईयर में थोड़ा सा भाई अपने व्यक्तित्व में थोड़े से बदलाव आए। इलेक्शन लड़ना था तो इलेक्शन भी लड़े हैं। तो ये इलेक्शन डे की आई थिंक ऑडिटोरियम की फ़ोटो है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जो समस्या है कि दूसरों से बात नहीं कर पाते, उसका समाधान ये था कि भाई लोगों से बातें करो, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, और बहुत कुछ किया। ये क्लोथ डोनेशन कैंप हमने लगाया था, ब्लड डोनेशन कैंप। और क्योंकि सेकंड ईयर में मैं सेक्रेटरी था, थर्ड ईयर में मैं प्रेसिडेंट था, तो करीब 200-250 लोगों की टीम थी जो जिनको मैं लीड कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोटो। बाकी क्या है, बाकी ये है कि हाँ, इस दौरान एक चीज़ है भाई कि लाइफ में फेलियर लगातार मिल रहे थे बहुत सारी जगहों पर, बट ऐसा नहीं सिर्फ फेलियर ही मिल रहे थे, सक्सेस भी बहुत बार मिल रही थी यार, ठीक है। ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बट बहुत ख़राब कॉलेज भी नहीं मिला। मास्टर्स में चलो कोई नहीं, पहले अटेम्प्ट में नहीं तो कोई नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में हमें हमारा एंट्रेंस क्लियर हुआ, ठीक है। बीएड अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं हो पाई, बट कोई बात नहीं, बीएड हो गई, ठीक है। सीटेड में कुछ अटेम्प्ट मेरे ख़राब हुए, कोई बात नहीं, बट सीटेड भी मेरा हो गया। और इस पूरी जर्नी के दौरान एक चीज़ जो मैंने नहीं छोड़ी वो थी मेरी टीचिंग। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, मैंने पढ़ाया। 2011 में शुरू मजबूरी में किया था कि चल भाई ठीक है, कॉलेज की पॉकेट मनी तो चाहिए ना यार, खर्चा करना है तो पैसा होना चाहिए, तो पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया था। 12, 13, 14 जब तक कॉलेज ओवर हुआ तब तक भैया वो जो बस 1-2 बच्चों को लेकर जो मैंने शुरू किया था, वो 1-2 बच्चों से 50-60 बच्चे हो गए थे। 14 से उस जर्नी को आगे बढ़ाया तो 50-60 से कब वो 100 हुए, 150, 200, 250, 400, 500, 700, 800 भी वो बचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2012-13 के टाइम के मेरा क्लास 10th का बैच हुआ करता था दिल्ली के बुराड़ी में। बाकी ये मेरा 2016 का बैच था जब मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट मैंने पहली बार स्टार्ट किया था 2016 में, श्री राम एडू मित्रा के नाम से। इससे पहले मैं रावत ट्यूटोरियल्स में पढ़ाया करता था, अपने जो अकाउंट्स के टीचर थे मेरे, उनके इंस्टीट्यूट में। तो ये आप बैच देख सकते हैं मेरा, ये 12th का बैच, ये मेरा 12th का बैच, ये हमारे अंशु, अन्नू, रश्मि, साधना, ये सब बच्चे। और ये 2000 आई थिंक ये 19 वाला बैच है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ हमारे बैच की, और ऐसे ही हमारे कई सारे बैचेस ये रहा करते थे यार, ठीक है। बाकी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं रहे, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाने के अलावा भी सोशली बहुत एक्टिव भाई मैं रहा। बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया, यूथ की काफ़ी बड़ी टीम मैंने बनाई जिसको मैंने लीड मैंने किया है एज अ प्रेसिडेंट कई सालों तक। दिल्ली में होली मिलन, रामलीला, इस तरह की कई सारी चीज़ें हम लोगों ने करवाई हैं, ठीक है। तो सोशली काफ़ी सारी इवेंट्स में हम एक्टिव रहते थे। बाकी जो अच्छा लगता था भाई,
नाचना नहीं आता था लेकिन थोड़ा बहुत गाना आता था तो गाया भी है भाई, है ना। तो यह है कि बहुत कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती थी, जो चीज़ें अच्छी लगती थी तो वो हमने करी हैं। पॉलिटिकली भी एक्टिव हुए भाई, पॉलिटिकली भी एक्टिव हुए हैं, ठीक है। 2014 की और 2019 की गवर्नमेंट भाई, सड़कों में ऐसे डफली बजाकर, ठीक है, स्ट्रीट पे करके हमने मोदी जी की गवर्नमेंट बनाई है। हालांकि दिल्ली में फिर हम क्या बोलते हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं बना पाए, है ना, बट अपना जो पसंद है चीज़ वो चीज़ करी, है ना। लाइफ में कभी एक जगह कोई फेलियर मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हार मान के वहीं पे बैठ गए, आगे बढ़े हम जीवन में यार, है ना, जीवन में आगे भी बढ़े, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी आज का तो आप जानते ही हैं, 2020 में जब कोविड आया था तो एक तरफ से देखा जाए ऑफलाइन मार्केट तो पूरी एकदम खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ऊपर वाले ने उस टाइम देखो ये अपना चैनल शुरू करवाया, और चैनल भी स्टार्टिंग में भाई काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। बट अब देखो इतना भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला कि भाई बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आते हो, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन भाई हार तो नहीं मान रहे, हार नहीं कर रहे, गिव अप नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लूज़र हूँ या विनर हूँ भाई, लूज़र तो भाई मैं खुद को नहीं बोलूँगा, और अभी विनर भी भाई मैं खुद को नहीं कह रहा हूँ। बट ये है कि भाई रेस में हम भाग रहे हैं अभी भी, बढ़िया सर, लास्ट मोमेंट तक भाई भागते रहेंगे, ठीक है ना। विनर बन जाएंगे एक दिन, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे यार। तो सेम चीज़ मेरे बच्चों, आप लोगों को भी यार अपने लाइफ में हमेशा किसी एक एग्ज़ाम में अगर कोई फेलियर मिलता है तो आपका जो जीवन वहाँ पे समाप्त होना नहीं चाहिए भाई यार, है ना। उसके अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है यार। ये तो छोटा सा एक चिंदी सा एग्ज़ाम आप अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, भी बड़े बड़े लाइफ के एग्ज़ाम भाई आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। अब सोचिए ना, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो खुद आईआईटीएन नहीं हैं, बट उन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने बना लिए, अब कंपनियां उन्होंने बना ली कि भाई अब आईआईटीएन उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा आईआईटी नीट नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भाई मेहनत ऐसे कर डालो, काम अपना बिजनेस ऐसा बना डालो कि भाई कल एक ऐसा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन तुम तैयार कर दो कि भाई तुम वहाँ पर बच्चों को एडमिशन दे दो भाई। तुम भाई मेडिकल की तैयारी तुमने करी, बट एडमिशन